एम आई ऑडिबल? अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप करके बताइएगा। तो थोड़े से लोग जुड़ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक बार थम्स अप करके बताइए कि हाँ आवाज़ आ रही है। ओके, सो सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ उस शेयर बटन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, बस एक शेयर बटन प्रेस करना है, आपकी वॉल पे ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट ले सकें, ज्वाइन कर सकें, अपने डाउट्स को पूछ सकें लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली। सो थोड़े से लोग जुड़ जाएं, फिर मैं बताना चाहूँगी कि आज का ये सेशन किस लिए है और क्यों रखा गया है और मैं कौन हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं आनंद एनजीओ के पेज से लाइव हूँ और आनंद एनजीओ ज्योति मैम के द्वारा चलाया जा रहा है, ज्योति आनंद जी के द्वारा, और ये 2014 में स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर रोज़ 300 चिल्ड्रन आते हैं जो कि रोड पे भीख मांगते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो बच्चे रोड पे घूमते हैं उनको लेकर आते हैं। ज्योति मैम उनको पढ़ाती है, उनको क्लासेस देती हैं और उसी के साथ साथ उनका स्कूल्स में एडमिशन करवाती हैं। तो ये एनजीओ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और उसी के साथ साथ अभी कोरोना की सिचुएशन में, कोविड-19 में, उन्होंने कम से कम 1500 फैमिलीज़ के घरों में राशन पहुंचाया है। और उसी के साथ साथ ज्योति मैम जीटीबीटी वर्कशॉप्स देती है, यानी कि गुड टच बैड टच की वर्कशॉप्स भी बच्चों को देती हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर जाकर भी, जयपुर, मथुरा, ऐसे स्टेट्स में जाकर भी वो छोटे छोटे बच्चों को, एनजीओज के बच्चों को, जो बच्चे रोड पर होते हैं, आगे पीछे लोग होते हैं लेकिन उनको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो ज्योति मैम इस चीज़ में लगी हुई हैं। और उनके साथ लास्ट ईयर से, यानी कि 2019 से ज्योति मैम के साथ काम कर रही हूँ मैं। और इस काम को करने में जितना अच्छा लगता है उसकी जस्ट मतलब वो तो वर्ड्स एक्सप्रेस ही नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम निशा बघेल है और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। तो आज ये सेशन ज्योति मैम के द्वारा रखवाया गया है अपने पेज पर, जिससे कि हम लोग डायरेक्ट लोगों से बात कर सकें। जैसे कि हमें पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन में घर में बैठे बैठे लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं और काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स भी गई हैं। इस चक्कर में भी लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में सभी के साथ होती है, एक ना एक बार सभी इस चीज़ से गुजरते हैं, बट बताने से या फिर शेयर करने से लोग हमेशा डरते हैं। तो क्यों होता है ऐसा और क्या रीज़न्स है, उसके बाद मैं यहाँ पे लाइव पे आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी। आपको जो भी डाउट है अपनी लाइफ से, लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर डिप्रेशन से रिलेटेड, या फिर आप ऐसी कोई चीज़ जो मैं बताऊँगी उन सब चीज़ों से अगर आप गो थ्रू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका जवाब मैं आपको इस लाइव सेशन में ही दूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन एक्चुअली में है क्या और ये होता क्यों है। तो इसके बारे में मैंने कुछ यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस डाली हुई हैं, आप चाहे तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, जो रीसेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ जो कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिप्रेशन के बारे में क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो अगर मैं WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 264 मिलियन पीपल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं।
हम सब बैठते हैं, हमें नहीं पता होता है, हम लोगों को कई बार होता है और नहीं पता हो रहा होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीरियस है और हम लोग उसको जितना जल्दी कैच कर लें या फिर जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लें, हम सभी के लिए उतना अच्छा होगा। उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो डिप्रेशन है, ये WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये निकल कर आया है कि ये वुमेंस में ज़्यादा होता है, मेंस में उतना नहीं होता है। औरतें डिप्रेशन से ज़्यादा जूझ रही हैं अगर मैं कंपेयर करूँ आदमियों के, ठीक है। और डिप्रेशन के चलते ही कम से कम 8 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में डेली सुसाइड कर रहे हैं। हाँ जी, 8 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में डेली सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कोरोना के डेथ रेट से भी ज़्यादा है, हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और अगर मैं नॉर्मली बताना चाहूँ तो सुसाइड इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। सुसाइड से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, सेकंड नंबर पे है सुसाइड, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं किसी से भी इस चीज़ के बारे में, स्पेशली आजकल के जो यूथ हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी सामने आया है कि जो 15 से 29 तक का जो एज ग्रुप होता है, 15 से 29 तक का जो एज ग्रुप होता है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये कोई, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक्चुअली में ये है, बट इसको मेंटल डिसऑर्डर के रूप में बताया जाना, यानी कि लोग और ज़्यादा दूर भागेंगे कि भाई हम थोड़ी ना मेंटल हैं जो आप हमें मेंटली डिक्लेयर कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करें तो उन लोगों ने इसको एक मेंटल डिसऑर्डर डिक्लेयर किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम ठीक से देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके चलते हम इस चीज़ से ईज़िली गो थ्रू कर सकते हैं और ईज़िली इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो अब एक्चुअली में डिप्रेशन है क्या, इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे। तो मैं सबसे पहले हर किसी टॉपिक के बारे में मैं पहले व्हाट, व्हाई एंड हाउ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, एक्चुअली में डिप्रेशन होता क्या है और क्यों होता है, और अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि लोग सडनली डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार जाते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है। तो एक मॉडरेट से सीवियर लेवल तक का डिप्रेशन होता है। मॉडरेट लेवल यानी कि अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, और कैसे हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे कैसे पता लगाया जाए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उन सभी को एक एक करके टैकल करेंगे। ओके, तो डिप्रेशन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हमेशा चिंता में रहना। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि चिंता करना गलत है, चिंतन करना अच्छा है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन में बेसिकली होता क्या है, आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों ही अलग चीज़ हैं। एंग्जाइटी थोड़ा सा अलग है, ऐसा समझ लो कि एंग्जाइटी जो है वो पार्ट है डिप्रेशन का। एंग्जाइटी जब हमें होती है और जब वो ज़्यादा लेवल पे होती चली जाती है तो ऑटोमेटिकली पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। तो एंग्जाइटी क्या होता है, एंग्जाइटी कभी कभी होती है, हमेशा नहीं रहती है हमें, और ज़्यादातर जल्दी टाइम पीरियड पे हो जाती है। और उसमें क्या होता है, हमें मसल टेंशन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, एबनॉर्मल हार्ट बीट रहने लग जाती है किसी पर्सन की। तो अगर ये सब किसी पर्सन को हो रहा है तो डेफिनेटली वो किसी टेंशन की वजह से हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है जो वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, उसकी वजह से वो पर्सन एंग्जाइटी फील कर रहा है। और जब ये एंग्जाइटी बहुत लॉन्ग रन के लिए चलती है तो डिप्रेशन कन्वर्ट हो जाती है। तो डिप्रेशन के अगर मैं नॉर्मल सिम्टम्स की बात करूं या बताऊं कि कैसे होता है, तो डिप्रेशन में कोई भी पर्सन लो एनर्जी फील कर सकता है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से हट जाता है। आप कई बार लोगों से मिलते होंगे, आपने देखा होगा कि लोग आपसे बात कहीं और आप उनको बता कुछ और रहे हैं और वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो जवाब कुछ और ही दे रहे होते हैं। तो ये क्या, उनका कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा होता है कि सामने क्या बात हो रही है। अगर आपने ऐसे सिचुएशन फेस किया तो प्लीज़ मुझे बताइए कि हाँ या येस और नो की करिए या नहीं करिए। तो ये सब चीज़ें होती है, पेसिमिस्ट बन के रह जाते हैं लोग, हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ अच्छी भी हो रही है तो उसका भी नेगेटिव पार्ट ढूंढते हैं कि ओह ये नेगेटिव इस तरीके से हो रहा है, मतलब ये चीज़ इसका नेगेटिव पार्ट ही है, पॉजिटिव तो भूल ही जाते हैं कि होता क्या है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत, नींद ना आना।
ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है आज के टाइम पे। मैं जितने भी लोगों से बातचीत करती हूँ और जितने भी लोग मेरे पास आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सबसे पहले उनकी बात ही सबसे पहले होती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है आजकल। मतलब वो कहते हैं कि भाई हम रात को तक पता नहीं कुछ सोच भी नहीं रहे होते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता है, बट जाग रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। सुबह सुबह नींद आती है, थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है और बस। तो ये तो इतनी कॉमन सी प्रॉब्लम है ना सब लोगों में। मैं ये नहीं बोल रही कि जिस पर्सन को नींद नहीं आती वो पर्सन डेफिनेटली डिप्रेशन में, नहीं। लेकिन अगर नींद नहीं आ रही तो वो पर्सन डेफिनेटली किसी बात की चिंता कर रहा है, या उसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है इस वजह से। उसके बाद मोस्ट कॉमन थिंग, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ही सीवियर कंडीशन में, तो उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ऐसा मन करता है कि अब इसके आगे कोई लाइफ ही नहीं बची है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है और उसको ख़त्म कर दो। अभी रिसेंटली बात बताती हूँ मैं कि परसों कोई कंसल्टेशन ले रहा था मेरे से फ़ोन पे, और उनकी और मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने बताया, जब मैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ बता रही थी तो उन्होंने बोला कि शायद यही फ़र्क है कि मैं देख रहा हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और आप देख रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस आप देख रहे हो कि मैं उनके आगे सॉल्यूशन रखे जा रही हूँ, वो हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढने जा रहे हैं। एट लास्ट उनको समझ आया कि हाँ, मतलब वो कितना ज़्यादा नेगेटिव होकर चीज़ों को देख रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम ही ये है। तो कई बार ऐसा लोगों के साथ होता है, हम सबके साथ होता है, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए होना इज़ ओके, बट हमेशा उसको प्रॉब्लम को देखते रहना, हमेशा हर चीज़ का नेगेटिव साइड देखना इज़ नॉट एट ऑल गुड। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हमेशा आप डर डर के आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही कैसे फिर। डरना ज़रूरी है, रिस्क ज़रूरी है चीज़ों में, बट उस रिस्क की वजह से डर कर खुद को रोक लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनको यही हो रहा होता है, लाइफ बिल्कुल रुक जाती है, स्टक कर जाती है आगे, और उनको पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो बिल्कुल WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, और ये चीज़ फैक्ट है जो मैंने खुद लोगों के साथ रहकर डील करी है, और वो ये है कि डिप्रेशन दो तरीके से होता है। एक होता है रिकर्ड, जो बार बार आ रहा होता है, एक होता है बाइपोलर। तो जो रिकर्ड वाला होता है वो तो फिर भी आप लोग पता लगा सकते हो, और काफ़ी सारे सिम्टम्स उसके आपको दिख जाते हैं, जैसे कि जो भी मैंने भी बात करी वो सारे सिम्टम्स आपको उसके अंदर दिख जाएंगे। लेकिन जो बाइपोलर हो रहा होता है उसमें ये पीछे रह गई, मतलब कोई एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसे आई थी जिससे आपको लग रहा है कि आप निकल गए हो, बट आप अभी भी। तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा मेरे पास आती हैं और सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर आते हैं। और सच बताऊं तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो 5 साल से 6 साल से एक प्रॉब्लम को लेके जिए जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम निकल गए, बट उन्हें फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो रही होती है कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्यों ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। वो लोग अपने काम में बिजी हैं, ओवर वर्क करते हैं, कई बार लोग जाग के उन्हें लगता है कि हमें नींद लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ऐसी सारी चीज़ें हो रही है तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का, जो कि ईजीली पता नहीं लगाया जा सकता, मैं ये चीज़ मानती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये तो हमने नॉर्मली जान लिया कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि क्यों होता है ये चीज़, ठीक है। तो इसके बेसिकली 3 कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 में ही उसको सम अप करके बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टेक्निकली जाऊँगी तो आपको शायद समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ईजी वे में इसको समझाती हूँ कि एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, वो कंटिन्यूसली कुछ केमिकल्स रिलीज़ कर रही होती है। तो उसमें से कुछ केमिकल्स ऐसे हैं कि अगर वो बॉडी में रिलीज़ होना कम हो जाए किसी भी रीज़न से, तो ऑटोमेटिकली पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। अब वो केमिकल्स क्या हैं, वो बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, वो बताकर फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर वो केमिकल रिलीज़ कम हो जाते हैं तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट रेट में दिक्कत आती है, बीपी में दिक्कत आती है, ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, सोशल बिहेवियर में दिक्कत आती है, कोई आपसे बात करे तो आपको इरिटेशन होती है, बहुत ही इरिटेटेड रहता है मूड हमेशा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक होता है उसमें से बहुत ही कॉमन जो हम सभी जानते हैं, वो है डोपामिन। तो वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कम हो जाए बॉडी में तो फिर तो मतलब ये सोच लो कि इंसान के चेहरे से खुशी चली ही गई, बिल्कुल वो हंस ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही हैप्पी हार्मोन। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से पर्सन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चलता चला जाता है। और एक होता है साइकोलॉजिकल, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आज बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को है, और सबसे बड़ा रीज़न ही है डिप्रेशन का आज के टाइम पे।
और अगर मैं साइकोलॉजिकल में सबसे पहले बात करूँ और एक ही है उसके अंदर अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस। किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन रखना, उम्मीद रखना, और जब वो उम्मीद टूट जाती है तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली परेशान होता चला जाता है, डिप्रेशन में चलता चला जाता है। तो क्या क्या रीजंस होते हैं? अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ फैमिली की, और उसके ऊपर फैमिली ने प्रेशर बना दिया है कि आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो फैमिली ने एक्सपेक्टेशन लगा लिया है स्टूडेंट से कि भाई आपको तो ये नंबर लेकर ही आना है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है कि पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों से भी कितनी उम्मीद करते हैं। अगर 1 या 2 नंबर भी कम आ जाए तो वो जान ले लेते हैं बच्चों की, बोल बोल के कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। अरे वो छोटा सा बच्चा क्या, अगर मैं उन पेरेंट्स से पूछूं कि आपकी इस क्लास में कितने नंबर आए थे तो कोई मुझे आंसर नहीं कर पाएगा। वो बच्चे अगर 1 या 2 नंबर भी कम लेकर आते हैं तो पेरेंट्स इतना पीछे पड़ जाते हैं, इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं बच्चों के ऊपर। मैं छोटे छोटे बच्चों की बात बता रही हूँ, तो आप सोचिए जो टीनेजर्स हैं उनका क्या हाल होता होगा। उनको तो वैसे ही इतनी सारी दिक्कत होती है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये करना है, वो करना है। छोटे से बच्चों पे आप इतना प्रेशर बना रहे हो और ये चीज़ फिर कंटिन्यू होती चली जाती है। पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते चले जाते हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चा परेशान होके एट द एंड ऑफ द डे उसको लगता है कि बस मैं क्या कर जाऊँ, और फिर कहते हैं कि हम तो बोलेंगे ही नहीं भाई, अगर हमने कुछ बोल दिया तो ऐसे स्टेप ले लेंगे। आप उन पे प्रेशर भी तो कितना ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो ये चीज़ समझनी चाहिए पेरेंट्स को भी और फैमिली मेम्बर्स को भी कि बच्चों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ठीक है करनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए। जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है, जब वो बच्चा मार्क्स नहीं ला पा रहा होता है, तो पेरेंट्स भी टूट जाते हैं और बच्चा भी टूट जाता है कि मेरे से इन्होंने इतनी उम्मीद लगाई थी, मैं मार्क्स नहीं लेकर आ पाया। और पेरेंट्स भी कि हमने तो भाई इतने पैसे लगाए, इतना कुछ किया, ये किया, वो किया, बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये है वो। और आप उम्मीद भी मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों से, 1st 2nd क्लास के बच्चों से पेरेंट्स उम्मीद लगाते हैं कि बच्चा हर एग्ज़ाम में फर्स्ट आए, और सारे पेरेंट्स। अब आप बताइए कि अगर सारे पेरेंट्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उन सबका बच्चा फर्स्ट आए तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो सकता है कि सारे बच्चे फर्स्ट आ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो पेरेंट्स से भी एक मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों पे थोड़ा प्रेशर कम कीजिए। स्पेशली आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स टीनेजर्स के साथ हो रही है, वो सबसे ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं डिप्रेशन में आके। तो हो सके तो कम से कम प्रेशर, डांटना है डांटिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो पूरे टाइम आप उनके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं पढ़ाई का, वो पढ़ाई का प्रेशर देना उनको कम कर दीजिए। उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आजकल के टाइम पे, अगर मैं आज के यूथ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो लोग करते हैं रिलेशनशिप में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताना चाहूँगी कि जो 15 से लेकर और जो 20 तक की अगर मैं कहूँ या 18 तक की मैं कहूँ कि जो एज है, ये रिलेशनशिप बनाने की नहीं होती है। बट आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और बहुत ही सोसाइटी में ऐसी चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, मूवीज़ का इतना ज़्यादा गलत इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है कि वो सोचते हैं कि बस यही है, और अगर हमने नहीं करा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स के लिए। उनका जो ये टाइम है पढ़ाई का टाइम है, और वो इस वक्त रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं जहाँ पर उन्हें पता भी नहीं होता है कि उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे लेके जाना है आगे, और वहाँ पे वो उम्मीद लगा के बैठते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, मैंने इतने छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ काटते हुए देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो उन लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उनको आगे करियर में करना क्या है, उन्हें ये पता है कि उन्हें ब्लेड से हाथ काटने हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, और ये अभी छोटी सी चीज़ लग रही होगी कि हाथ काटा है, लेकिन कई बार ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बच्चा कह लो या आप उसको स्टूडेंट कह लो, वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। मतलब ये बहुत केसेस होते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस रखना किसी भी चीज़ से इज़ नॉट एट ऑल गुड। सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन। कितने लोग ऐसे होंगे जो बिना एक्सपेक्टेशन के कोई भी काम करते हैं? बताइए ज़रा। कोई भी आपने एक काम करा, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आप, अगर स्पेशली अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, उन्होंने बोला है कि मैं अगर बच्चों को ये काम बोल रहा हूँ तो वो उम्मीद करें कि तुरंत उठ के बच्चे ये करके दें। ठीक है, अगर मैंने बोला है तो फर्स्ट आने, तो बच्चे को 90% लाने ही हैं, किसी कीमत पे वो कम नहीं ला सकता। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ से रखना सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का आज के टाइम पे।
सबसे ज़्यादा बड़ा, उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेशनशिप से तो आप एक्सपेक्टेशन रखते ही रखते हैं, आज के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है फ्रेंड्स से एक्सपेक्टेशंस रखना, दोस्तों से। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आप में से 90% लोगों ने अपने दोस्तों से धोखा खाया ही होगा। और अगर तो वो दोस्त अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप कहाँ गलत है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो हर स्टेप पे आपकी हेल्प करेगा। माना कि वो आपका दोस्त है पर उसकी पर्सनल लाइफ है, सब कुछ है, आप किसी भी पर्सन से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो हर स्टेप पे आपके लिए खड़ा रहेगा। आप किसी से अगर उम्मीद लगा सकते हैं तो वो आप खुद हैं। आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं एक लिमिट तक, हर लिमिट तक तो अपने आप से भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप से आप थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स से इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाना हर चीज़ को लेकर, और मैंने देखा है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं। जो लोग ज़्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं वो रिलेशनशिप के आते हैं या फिर फ्रेंड्स को लेकर आते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को धोखा दे दिया, मैंने तो इतना ट्रस्ट किया था, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, और फ्रेंड्स ने धोखा दे दिया। तो भाई उसने धोखा नहीं दिया, आपने उससे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस रख ली। ये गलती आपकी है कि आप उससे एक्स्ट्रा उम्मीद कर रहे हैं, जितना वो कर सकता है उससे कई ज़्यादा आप उससे उम्मीद कर रहे हैं। तो ये गलती आपकी हो जाती है, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। उसके बाद सोसाइटी काम करने से पहले सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये 4 लोगों की एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी करी जाए, और वो जो 4 लोग हैं, वो जो 4 पीपल वो कभी सामने नहीं आते कि एक्चुअली में है कौन। और उन 4 लोगों की एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ गलत काम भी कर देते हैं, और बहुत कुछ अच्छा करते करते भी रुक जाते हैं कई बार। तो जो ओवरऑल जो खेल है ना एक्सपेक्टेशंस का, ये सबसे ज़्यादा ख़राब है। सबसे ज़्यादा लोग इसी, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, जितने भी केसेस मेरे पास आते हैं 90% उसमें से लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं खुद अपने फैमिली मेम्बर से या फिर रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंड्स से, ज़्यादातर लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी चाहूँगी जिससे कि आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा ब्रेन है, वो कैसे इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ जाता है, या फिर क्या क्या रीजंस होते हैं, और कैसे कोई भी ब्रेन एकदम से, कहते हैं ना दिमाग घूम गया, ऐसे कैसे घूम जाता है, किसी भी गलत डायरेक्शन में दिमाग क्यों चला जाता है इतनी आसानी से। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो ऐसा समझ लीजिए कि 2 लाइट्स हैं, एक है रेड, एक है ग्रीन। ब्रेन में एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, एक ब्रेन में आपके 2 लाइट्स हैं, एक है रेड और एक है ग्रीन। जो ग्रीन वाली है वो है गुड इमोशंस की, और जो रेड वाली है वो है बैड इमोशंस की। ठीक है, ग्रीन वाली गुड इमोशंस की है, रेड वाली बैड इमोशंस की है। तो जब भी आपके साथ कुछ चीज़ होती है, सपोज़ आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आ गए, या आपने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया था, वो बिल्कुल राइट टाइम पे आपको मिल गया, तो आपके ब्रेन के अंदर कौन सा इमोशन रिलीज़ होंगे? गुड इमोशंस रिलीज़ होंगे ऑटोमेटिकली। तो जब वहाँ पे गुड इमोशंस रिलीज़ होंगे तो जो हमारा ब्रेन है वो डोपामिन रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी सारी चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी, नॉर्मल सी बात है, सारी चीज़ें अच्छी होनी है फिर तो। लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे थोड़ा सा भी बैड इमोशन हमें फील हो रहा है, कोई चीज़ आपकी टूट गई, छोटी से छोटे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपका फ़ोन टूट गया, सबसे फेवरेट चीज़, फ़ोन अगर आपका टूट गया तो क्या होता है, ब्रेन में आपने नेगेटिव इमोशन डाल दिया, जैसे ही बैड इमोशन हुआ वो रेड वाली लाइट जलेगी, और जैसे ही वो रेड वाली लाइट जलेगी ब्रेन आपका कॉर्टिसोल रिलीज़ करना शुरू कर देगा। ये एक तरीके का केमिकल होता है जो नेगेटिव थिंकिंग को ट्रिगर करता है। अब जैसे ही आपके ब्रेन में रिलीज़ होगा, आपको एंगर यानी कि गुस्सा, फाइटिंग इमोशंस, और जो भी आपकी हायर क्रिटिकल थिंकिंग जो एबिलिटी है वो सब एकदम डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो ब्रेन एकदम सारी अच्छी चीज़ें स्टॉप कर देगा, और गुस्सा, इरिटेशन, फाइट करने का मन करेगा, ये सारी चीज़ें एकदम से स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा अपने ब्रेन पे ना डालें, उसको बुद्धू बना के छोड़ दीजिए कि नहीं नेगेटिव नहीं फील हो रहा है, क्योंकि अगर आपने उसको एक बार अपने दिमाग में ले लिया तो वो सारी गलत चीज़ें रिलीज़ करेगा, गलत केमिकल रिलीज़ करेगा, जिससे कि आपके साथ गलत चीज़ें हो सकती हैं। और हम सभी जानते हैं कि गुस्सा कितना ख़तरनाक होता है किसी भी चीज़ के लिए। और अगर मैं वही बात करूँ कि अगर गुड इमोशंस आपके दिमाग में रिलीज़ हो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डोपामिन रिलीज़ करेगा, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। वो आपके दिमाग, आपके बॉडी के अंदर लव, पीस, इन सब चीज़ों के इमोशंस को जगाता है, जो आपकी थिंकिंग पावर है उसको तेज़ करता है, उसको एक्टिव करता है, तभी आप कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं।
तो ये तो था ओवरऑल डिप्रेशन के बारे में कि भाई क्या होता है, क्यों होता है, बहुत ही शॉर्ट में, या फिर कह लो कि बहुत ही शॉर्ट में, और मतलब एक आपको व्यू पॉइंट मैंने दिया है कि इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब जो यहाँ पे हमारा कि हम लोगों के क्वेश्चंस ले सकें और लोगों को बता सकें कि उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो वो अब यहाँ पे आ सकता है। आप मेरे को एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स की जो भी आपको लगता है कि आपको पूछना है वो आप लिख सकते हैं। उसके साथ आपको बताती जाऊँगी कि आपको कैसे इन सब चीज़ों से डील करना है, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है, ज़रूरी नहीं है डिप्रेशन से रिलेटेड, अगर लग रहा है कि वो एक भी इसमें से कोई भी एक सिम्टम है, नींद ना आना या फिर जल्दी से गुस्सा आ जाना, ऐसी कोई भी चीज़, तो आप यहाँ पे लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे इन सब चीज़ों से डील किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम है, या आपका कोई रिलेटिव, आपकी कोई फैमिली में आपको लग रहा है कि डिप्रेशन में है या परेशान रहता है वो इंसान, तो कैसे उस चीज़ को खुद से सेल्फ वर्क करके डील किया जाए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन में ज़्यादातर लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, विच इज़ गुड, बट ज़्यादातर साइकाइट्रिस्ट आपको पिल्स देते हैं, एंटी डिप्रेशन पिल्स देते हैं, जो कि खाना एक टाइम के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है तो खाना ठीक है, बट अगर नॉर्मल से डिप्रेशन है और वो जब खुद ठीक हो सकता है, तो उस केस में आपको पिल्स खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पिल्स आपके लिए आज अच्छी हैं बट बाद में आपको नुकसान पहुंचाएंगी। और वो पिल्स एक्चुअली में करती क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके ब्रेन में और आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स इस तरह से रिलीज़ हो रहे होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट करते हैं और गलत चीज़ें करवा रहे होते हैं। तो वो बेसिकली उन केमिकल्स को रिलीज़ कराना कम करा देती है। और उससे पहले मैंने बताया था कि कुछ और हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो रिलीज़ होना कम हो जाते हैं, तो वो उन हार्मोन्स को रिलीज़ कराना स्टार्ट करवा देती है। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें केमिकल के थ्रू वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे बेटर है कि आप खुद सेल्फ वर्क कीजिए। मेडिसिन कुछ टाइम तक के लिए वर्क करेंगी, उसके बाद आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ वर्क करना ही है। तो सेल्फ वर्क में आप क्या क्या कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपको अपने थॉट्स को फिगर आउट करना है कि इस माइंड में एक्चुअली में थॉट क्या चल रहे हैं, क्या क्या आप सोच रहे होते हैं पूरे दिन में। आपने कभी सोच के देखा है, जो हमारा ये माइंड होता है ना, ये मंकी माइंड होता है, ये यहाँ से वहाँ कूदता रहता है। कभी गौर करके देखिएगा कि आप एक थॉट सोचते हैं और उससे कनेक्ट करते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब क्या ही चल रहा होता है माइंड में, कुछ नहीं समझ आ रहा होता। फिर लगता है कि अरे यहाँ कैसे आ गए, सोच तो कुछ और रहे थे, काम तो कुछ और कर रहे थे, इस थॉट पे कैसे आ गए हम लोग, ठीक है। और कई बार इसी तरह से जो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, डिप्रेशन में होता है, एंग्जाइटी फील कर होते हैं, उनके दिमाग में इस तरह के कई सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो क्या करना है, रुक कर देखना है। इवन दो कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। रुक कर देखिए कि आपके माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको सोच के आप बहुत ज़्यादा एकदम से बेचैन हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। वही चीज़ है, वही वाला थॉट है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो रुक कर देखना है कि आपका माइंड है ना एक्चुअली करता है। एक दिन मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के कभी ये चीज़ देखिए कि आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, वो पूरे दिन करता क्या है। हम तो काम कर रहे होते हैं, वो बैठे बैठे अंदर कर क्या रहा है। तो एक बार ज़रा रुक के देखिए कभी कि आपका माइंड क्रिएट कर रहा है एक्चुअली में बहुत सारे मिलियंस ऑफ थॉट्स एक माइंड में क्रिएट अंदर। तो कभी रुक कर देखिए कि वो एक्चुअली में क्या क्या चल रहा है माइंड में, क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। फिर क्या करना है, उन थॉट्स को आपको एक पेपर पे लिख देना है, ठीक है। सबसे बेस्ट काम ये है कि आपको उन थॉट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर उसको पेपर पे लिख दीजिए। आप पेपर पे लिखने से होगा क्या, काफ़ी लोग, जब मैं उन लोगों को ये चीज़ें सजेस्ट करती तो वो पूछते हैं कि पेपर पे क्यों लिखना है दी, पेपर पे लिखने से क्या होगा। तो पेपर पे लिखने से ये होगा कि जो इतनी मेहनत आपका माइंड यहाँ बैठ के कर रहा है ना, जब आप उसको पेपर पे लिखोगे तो आप उसको बोलोगे कि ठीक है अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने के लिए रेडी है, अब तू भूल जा, ठीक है। तो बेसिकली वो जो बहुत ज़्यादा उसको सोच सोच के परेशान हो रहा है, वो वहाँ से उसको थोड़ा ब्रेक मिलेगा, आपका माइंड शांत हो जाएगा, ठीक है ना। और स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार पिछले 5-10 सालों से लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें, एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगी। मेरे पास एक लड़की आई थी जिसको, जो डिप्रेशन में थी, उसे नहीं पता था और वो अपनी लाइफ नॉर्मली जी रही थी, बट कुछ चीज़ें उसके साथ ऐसी हो रही थी जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसने जब अपनी स्टोरी मुझे बताई, मैं उसको बात करते करते पीछे तक लेती चली गई। तो मुझे जाके हम लोगों को, मतलब जब मैंने उससे बात करी तो मुझे जाके पता चला कि
सेकंड क्लास में उसके साथ एक ऐसी चीज़ हुई थी, उसके पेरेंट्स मतलब फैमिली में ही कुछ ऐसा उसके साथ हुआ पेरेंट्स के साथ, मतलब उसने सेल्फ ब्लेम ले लिया और उस सेल्फ ब्लेम को लेते 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 अब 25 ईयर्स तक आ गई है वो। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस सेल्फ ब्लेम में निकाल दी, कुछ इन्जॉय नहीं किया उसके चक्कर में, कुछ भी, मतलब पूरा इंट्रोवर्ट बन के रही और हमेशा उस सेल्फ ब्लेम में जीती रही और उस सेल्फ ब्लेम के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी बिना मज़े के। तो आप सोच रहे हैं कि कितना ज़्यादा मतलब सीरियस लोग इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं टॉपिक को लेकर। तो कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, हमें नहीं पता होता कि कितने पीछे से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, बट कई बार बहुत। अब जब आप खुद सोचिए, सेकंड क्लास का छोटा सा बच्चा यानी कि छोटी सी बच्ची, ऐसी क्या चीज़ हो गई कि मतलब उसने इतना दिमाग में बिठा लिया, बट उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ इस तरह से बता दिया और बोल दिया कि उसके वो सेल्फ ब्लेम लेती चली गई और उसके दिमाग में वो चीज़ बैठती चली गई। इसीलिए मैं स्पेशली पेरेंट्स से ये चीज़ बोलनी चाहूँगी कि अपने बच्चों पे प्रेशर कम से कम डालिए, जितना हो सकता है उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखिए ताकि वो लोग अपना मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर खुद पे ना लें। मैंने कई बार पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है अपने बच्चों को कि ये तो नालायक है, ये तो नालायक है, ये तो नालायक। वो नालायक सुन सुन के इतना यूज टू हो गया है वो बच्चा कि वो खुद ही बोलता है। अगर उसको बोल दो ना बेटा आप अच्छे हो, नहीं नहीं मैं तो नालायक हूँ, मेरे पापा ने तो यही बताया कि मैं नालायक हूँ। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को समझनी चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको अपने थॉट्स को एक जगह पे लिख देना है। कोशिश करिए अगर हो सकता है तो उस थॉट की, जो वो दिमाग में वो थॉट आया है, तो उसका रीज़न क्या है, उसकी रूट कॉज तक जाने का आप पता लगाइए कि वो क्यों आया था, क्या रीज़न था और किस वजह से वो थॉट आपके माइंड में आया। ठीक है, अगर आप उसमें किसी की मदद लेना चाहते हैं तो आप उसमें मदद ले सकते हैं, फैमिली की, फ्रेंड की, किसी की भी। और अगर आप चाहें तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। तो उस थॉट को पता लगाइए, उसके रूट कॉज तक चाहिए कि उसका रीज़न क्या है, उसके आने का, उसके होने का। और ये सारी चीज़ें आपको पता, मतलब जब आपको मिल जाए इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन, तो आप उससे इजीली डील कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आपको आगे क्या करना है। अब आपको जाके जब आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं, आपको पता लग गया कि एक थॉट था, वो इस वजह से आया है, वो प्रॉब्लम इस वजह से हुई है। अब आपको जाके उसको भूल जाना है, लिख के उसकी सॉल्यूशन निकाल लिया, जो भी कर लिया उसको भूल जाना है, क्योंकि एकदम से आप उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, आपका माइंड रुका पड़ा है उस थॉट की वजह से। अब आपको क्या करना है, जितना हो सकता है प्रेजेंट पे फोकस करना है। प्रेजेंट में रहकर आपको जो भी चीज़ें आपके पास आसपास हो रही हैं उसको बस प्रेजेंट में रह के फोकस कीजिए। आप प्रेजेंट में रहिए कि प्रेजेंट में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चल रहा है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने पे ध्यान दीजिए, पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर पे ध्यान दीजिए, किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी बातों पे अपना ध्यान रखिए, कहीं जा रहे हैं तो वहाँ आसपास चीज़ों पे ध्यान रखिए। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि हम अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे पास से भी कौन गया है, हमें ये भी नहीं पता होता कई बार। तो जितना हो सकता है प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में लोगों को देखना है या फिर प्रेजेंट में चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि आपके आसपास हो क्या रहा है। जब लॉन्ग रन के लिए इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरे पास इसके रिजल्ट्स हैं, मतलब खुद मैंने चीज़ों को फॉलो करा है, खुद लोगों से फॉलो करवाया है, तो लोगों ने मेरे को इतने अमेजिंग रिजल्ट्स बताए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसके सच में रिजल्ट्स होते हैं। तो आपको प्रेजेंट में जितना हो सकता है प्रेजेंट में रहिए। उसके बाद है जितनी हो सकते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन सुनिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। नेगेटिविटी को भूल जाइए कि नेगेटिव नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती है। जितना हो सकता है पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है, हर छोटी मोटी चीज़ों में पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट ढूंढना है कि ये चीज़ अगर हुई है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि लोग ज़्यादातर नेगेटिव, हमारा ब्रेन की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना वो है ही ऐसी कि हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को भूल जाते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारे ब्रेन की, तो उसको ठीक करना है, उसको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने अपनी वीडियो में भी वो चीज़ बताई थी। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप घर से बाहर निकले हैं, कहीं जा रहे हैं और आप किसी काम से जा रहे हैं और वहाँ पे जाने के लिए आपको वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जो आप घर पे भूल गए हैं, और आपको घर से बाहर निकलते ही या फिर आप कार में बैठे हो, जस्ट 2 मिनट आपने बस कार स्टार्ट ही करी है, तभी आपको याद आ गया। तो मोस्टली लोगों का क्या रिएक्शन होता है, ओ शिट मैं भूल गया, अरे यार मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता, ये है वो है। उससे बेटर है पीपल बोल सकते थे कि वो थैंक गॉड सही टाइम पे याद आ गया मुझे, है ना। तो मतलब इतनी छोटी सी चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करती हैं। पॉजिटिविटी का जो रिज़ल्ट है ना पूरे वर्ल्ड में, वो बताया नहीं जा सकता, इतना अमेजिंग है, वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस जितनी हो सकती हैं सुनिए। यूट्यूब पे बहुत तरीके की पॉजिटिव एफर्मेशंस मिलती हैं। मेरा खुद का पेज है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मैं नॉर्मली मतलब मोस्टली पॉजिटिव एफर्मेशंस वहाँ पे डालती रहती हूँ, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। एक पॉजिटिव थाट भी ना अगर आप दिन में रख लें अपने माइंड में कि बस एक पॉजिटिव थाट भी अगर मैं रख लूँ
तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ। मैंने देखा है जब मैंने लोगों से डील करना शुरू किया और जब लोग मेरे पास आए तो लोगों को वो चीज़ इतनी अच्छी लगी, लोगों ने अपने वॉलपेपर लगा लिए लिख लिख के, अपने डेस्कटॉप पे लिख के रख लिया, बस वही अपनी जहाँ पे भी वो पढ़ रहे हैं डायरीज़ में। सबसे पहले एक लड़की ने तो मुझे बताया अभी कल ही शायद मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि उसने तो अपने पेपर रजिस्टर्स पे लिख के रख लिया है कि उसको यही थॉट सोचना है बस, कि कहीं पे इधर उधर नहीं भागना है, यही सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है बस। तो ये चीज़ें इतनी ब्रिलियंटली काम करती हैं, जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन, या आपको लग रहा है आप या कोई पर्सन डिप्रेशन में है, तो अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। इससे बेस्ट चीज़ कुछ हो नहीं सकती। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे अपनी हॉबीज़ के साथ, क्योंकि एक हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग बचपन से जो चीज़ हमें करना पसंद होता है, और जब हम बचपन में, आपने कभी किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया, जब वो बचपन में जब वो खेल रहा होता है तो फ्री माइंड होकर खेल रहा होता है, उसको इतना टेंशन नहीं होती कि अगर मैं इस गेम में हार गया तो मेरा क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चा एक मतलब जो हॉबी, हम अपनी हॉबी फॉलो करते हैं तो वो एक माइंडसेट हमारा उस तरीके का बन जाता है और हमें वो चीज़ करने में मज़ा आता है। एक बच्चे की तरह जीने में ना हर किसी को मज़ा आता है। तो इसीलिए आपने ज़्यादातर सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारा बचपन काश हमें वापस मिल जाता, ये होता वो होता। तो बचपन की जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपनी हॉबीज़ को ज़रूरी फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि बचपन में ही किसी ने हॉबी डेवलप कर ली होगी, बहुत टाइम बाद भी लोगों की डेवलप होती है हॉबी, बट जब आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको टाइम का भी प्रेशर नहीं लग रहा होता, ना आपको वो चीज़ करने में मेहनत लग रही होती, मतलब आप मस्त होकर उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं एकदम बिंदास रह के। तो ये कीजिए, हो सकता है तो फिज़िकल वर्कआउट कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सकता है एक्सरसाइज कीजिए। लॉकडाउन में लोग घर में रहकर इतने ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं, स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी के साथ, हर चीज़ों के साथ, कि वो भूल गए हैं कि फ़िज़िकल वर्कआउट नाम की भी कोई चीज़ है इस दुनिया में। तो फिज़िकल वर्कआउट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज कीजिए, बाहर नहीं जा सकते हैं घर में कीजिए। और ये है कि जितना हम फिज़िकल वर्कआउट करेंगे, हम लोग जितना अपनी बॉडी को चलाएंगे, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। सिर्फ करने से भी नहीं, आपको अच्छा खाना भी पड़ेगा उसके लिए डेफिनेटली, बट हाँ, जितना आप बॉडी को यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। कोविड से भी डील करने में उतना ही ज़्यादा बेटर है आपके लिए। उसके साथ साथ हर चीज़ के लिए आप थोड़ा थोड़ा ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने के लिए हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको थैंकफुल होने के लिए। हम बस रोते रहते हैं चीज़ों को लेकर, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं अच्छा फ़ील करने के लिए, और हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं। तो जैसे कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, आपके पास फ़ोन है, कितनी बड़ी चीज़ है ग्रेटफुल होने के लिए। लोगों के पास फ़ोन नहीं है, नेट है, इंटरनेट है, इंटरनेट के बिना आजकल सब अधूरे से हैं। तो इंटरनेट है, आपके पास फ़ोन है, फैमिली है, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, घर रहने के लिए छत है, खाने के लिए 2 वक्त का खाना है, और क्या चाहिए। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। उसके साथ साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हर कोई तो एकदम से नहीं फॉलो कर सकता, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का रिज़ल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने जितने लोगों को सजेस्ट किया है उनकी पूरी लाइफ ऐसी एकदम से घूम गई है ना मेडिटेशन करके, और वो लोग मतलब वो सोचते हैं कि यार हम कहाँ जी रहे थे यार, मतलब क्या कर रहे थे लाइफ में, कुछ पता ही नहीं था। अब मेडिटेशन करके उनको इतनी क्लैरिटी मिली है ना सब चीज़ों में, उनका माइंड एकदम रिलैक्स, उनका माइंड एकदम शांत हो जाता है। तो मेडिटेशन जो है, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट हमें मेडिटेशन के मिलते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन फॉलो करने से ही पता चलेगा। सिर्फ बैठ के बोलने से अगर आप सोचें कि नहीं हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप उसको कंटिन्यूसली 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा कुछ भी, कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। मतलब आपके ब्रेन में भी इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है। आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी, अब ये नहीं है। तो मैं बात करी थी कि ब्रेन में भी हमारी इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि वो क्यों होता है, क्या रीज़न्स होते हैं उन सब चीज़ों के होने के। और अब मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहूँगी कि यूथ के बारे में, क्योंकि हमारे चैनल्स, हमारा जो पेज है उससे ज़्यादातर बच्चे जो हमारी आनंद एनजीओ के जो वॉलंटियर्स हैं वो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, और उनसे जुड़े हुए लोग भी आई गेस यंगस्टर्स ही होंगे। वैसे तो ये सेशन सभी के लिए था, बट स्पेशली जो यूथ है आज के टाइम का, उनके लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, जो WHO की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 15 से लेकर जो 29 एज ग्रुप तक के जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। वैसे तो सभी एज ग्रुप को होती है, लेकिन 50 to 29 सबसे ज़्यादा होती है।
तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, मतलब अभी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बताई कि एक्सपेक्टेशंस करना बिल्कुल छोड़ दीजिए किसी भी चीज़ से, ठीक है। इस वक्त जो इस एज ग्रुप में जो एनर्जी लेवल होता है ना बॉडी का, वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अपने आप को हर मोमेंट में बदल सकते हैं। मतलब हर दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है खुद को बदलने के लिए। इतना ज़्यादा एक्टिव हैं आप अभी इस वक्त इस एज ग्रुप में कि खुद को आज क्या, मतलब अभी से अगर चाहें तो अभी से पूरी दुनिया बदल के रख सकते हैं आप। इतनी ताकत है आप यूथ के अंदर, आप समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज़ को। हम लोग मिथ में रह जाते हैं कि भाई एक बंदा क्या कर लेगा। आप स्टार्ट तो कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको बदलने का ठेका लेना है, खुद को बदल के देखिए एक बार, और जिस दिन बदलेंगे ना उस दिन पता चलेगा कि सच में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्पेशली यूथ के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेकर आई हूँ जो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। बट बच्चों के लिए क्यों मैं बता रही हूँ, या फिर यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं क्यों ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है इस चीज़ को। तो जब भी आपको लगे ना कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपका माइंड रुक गया है, आप स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, और कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लग रही है कि आप एकदम स्टक हो गए हैं, तो आपको एक मेथड फॉलो करना है 3S। उस मेथड का नाम है 3S। तो 3S मतलब स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। सबसे पहले क्या करना है, स्पॉट करना है कि आपका माइंड कर क्या रहा है। जब भी आपको प्रॉब्लम फील हो, रुक के एक मिनट अपने माइंड से बात करो कि हाँ जी क्या सोच रहे हो आप, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बताओ ज़रा मुझे, जल्दी बताओ क्या चल रहा है। तो वो सोचना है कि मतलब उसको पता लगाना है कि माइंड आपका क्या सोच रहा है, क्या चीज़ फील कर रहा है, क्या थॉट चल रहे हैं। उसके बाद स्टॉप करना है खुद को। अगर वो थॉट नेगेटिव है, डेफिनेटली वो थॉट नेगेटिव है, तभी आप परेशान होकर रुक गए हैं। तो अगर वो थॉट नेगेटिव है तो उसको तुरंत वहीं से टाटा बाय बाय करके भगाना है और अपने आप को स्वैप कर देना है, यानी कि उस मोमेंट से, उस थॉट से खुद को स्वैप कर देना है किसी पॉजिटिव थिंकिंग पे या पॉजिटिव काम पे, या फिर प्रेजेंट पे। सबसे बेस्ट है क्या, प्रेजेंट पे खुद को लेकर आ जाए कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो पहले मैं इसको ख़त्म करूँगा, बाद में उस थॉट के बारे में सोचेंगे आराम से टाइम निकाल के, लेकिन पूरे टाइम नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए जो डिप्रेशन का जो मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि हमें सोचना तो होता है हर चीज़ के लिए, बिना थिंकिंग के हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में मतलब हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचते रहना, परेशान होते रहना, उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस देते रहना, नेगेटिविटी उसमें डालते रहना, ये कहीं भी सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी चीज़ का ये सॉल्यूशन है ही नहीं। तो और यही कारण होता है कि डिप्रेशन में आज के टाइम पे हम लोग सब जानते हैं, सिर्फ एक सेशन, या मैं इस चीज़ को सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, पूरे WHO इस बात को पूरी तरह से एग्री करता है कि डिप्रेशन में पूरा जो वर्ल्ड जाता जा रहा है। और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी भी थी कि आने वाले कुछ टाइम में ऐसा होगा कि हर दूसरा बंदा, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी विच इज़ जो ICMR है उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उनकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने 2019 में रिलीज़ करी थी, दिसंबर 2019 में उन्होंने रिलीज़ करी थी, तो उन्होंने बताया कि अप्रॉक्स 197 मिलियन लोग इंडिया के अंदर डिप्रेशन में हैं। अब मैं किसी वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लोग जैसे हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि वहाँ तो प्रॉब्लम ही इतनी है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया के अंदर जो लोग हैं 197 मिलियन लोग डिप्रेशन में हैं। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो हर 7वां इंसान डिप्रेशन में है। तो ये एक रिपोर्ट जारी करी थी ICMR ने। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये रिसोर्सेज, ऑथेंटिकेटिक रिसोर्सेज के थ्रू है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बता रही हूँ। और जो भी मैं आपको रिजल्ट्स बता रही हूँ वो मेडिकली प्रूव्ड है, यानी कि जैसे मैं बताया आपको ग्रेटफुल होना, पॉजिटिव रहना या फिर मेडिटेशन करना, इन सब चीज़ों के रिज़ल्ट लोगों को मिले हैं। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से जाके अगर कंसल्ट करेंगे, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी आपको यही सब चीज़ें बोलेंगे जो मैं बता रही हूँ कि अपने माइंड को जितना हो सकता है शांत। वो बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको स्लीपिंग पिल्स दे देंगे। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हर डॉक्टर आपको पकड़ा देता है। छोटी सी छोटी बीमारी में हर डॉक्टर आपको स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं। वो स्लीपिंग पिल्स देने का रीज़न ये होता है क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये पर्सन टेंशन ले रहा है, इसीलिए इसका BP लो हुआ है या BP हाई हुआ है या इसको प्रॉब्लम हो रही है। वो स्लीपिंग पिल्स दे के आपको सुला देते हैं कि आप टेंशन कम लेंगे, सो जाइए थोड़ा जाके। तो ये मतलब कुछ है सॉल्यूशन, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए ना। जब आप वापस नींद से जागेंगे, जब वापस आप उस नशे से बाहर आएंगे, तो क्या फिर आप दोबारा से उस चीज़ को हैंडल करने के लिए रेडी हैं? एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है वो किसी भी कीमत पे। तो इसीलिए जो मेडिटेशन है, ग्रैटिट्यूड में जीना, ये जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन सुनना, पॉजिटिविटी में रहना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हैं।
और कहीं पर भी जाएंगे तो किसी भी पर्सन से जो सच में इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे कंसल्टेशन देते हैं, तो वो यही बताएंगे कि भाई आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल हैं और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन्हीं सब चीज़ों से मिलेगा। मेडिसिन से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो इसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स है किसी भी चीज़ को लेके, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं और कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अगर मेरे से बाद में भी, तो आप मेरे को यहाँ पे बता सकते हैं। आपके कोई भी अगर डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, उसके साथ साथ मैं कुछ और टॉपिक्स पे भी काउंसलिंग करती हूँ और काउंसलिंग देती हूँ पर्सनली भी और सेशंस में भी। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली बच्चों के लिए मैं ज़्यादा देती हूँ, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, और इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, कैसे अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है, अपनी विल पावर को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करना है, अपने कैरियर को कैसे पहचानें, ये सब चीज़ें। उसके बाद प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करें। तो ये सिर्फ जो प्रायोरिटीज़ वाला है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं लोग, उनको ये नहीं पता होता कि उनकी प्रायोरिटी किस चीज़ में है, उनको पहले किस चीज़ पे ध्यान देना है और बाद में किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करें, फेलियर्स को कैसे हैंडल करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न है लोगों को आजकल के टाइम पे जो स्टूडेंट्स का टेंशन लेने का, फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है। मतलब उनको ये नहीं पता एकदम से, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे। कोई बिज़नेस किसी ने खड़ा करा है, उससे उसको पूरी उम्मीद है कि मैंने इसमें पैसे डाले हैं, रिस्क लगाया है, सब कुछ करा है, डूब गया, तो एक बहुत ही बड़ा फेलियर है फाइनेंशियल तौर पे भी और हर तरीके से। तो उस चीज़ को, उस फेलियर को कैसे हैंडल करें। जैसे मैं अगर आज के टाइम पे बात करूं, जो कोविड की सिचुएशन आई है, ऐसे टाइम पे बहुत लोगों की जॉब गई है। हम सभी ये बात जानते हैं कि बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं इस टाइम पे। और जो हमने जैसे कि देखा था, माइग्रेंट वर्कर्स जो जा रहे थे उनमें से काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है। नॉट ओनली माइग्रेंट वर्कर्स, जो लोग प्राइवेट जॉब में भी थे उनकी भी रातों रात नौकरी चली गई है। तो वो लोग इस वक्त कितना ज़्यादा डिप्रेशन में जी रहे हैं, कितना ज़्यादा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा उन्हें भी कई बार नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस आए हैं, हमने सुना है कि लोगों ने सुसाइड कर ली क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी। अब उनका पूरा परिवार है, 30 की एज पे वो लोग हैं, या फिर आप कह लो 35 की एज पे वो लोग जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी वालों ने उन्हें निकाल दिया है। बंदा ना डिप्रेस्ड हो तो डिप्रेस्ड हो जाए, ऐसी सिचुएशन इंडिया में इस वक्त हुई हैं। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद कि जजमेंट को कैसे ओवरकम करें। आज के टाइम पे हर दूसरा बंदा जजमेंट देने के लिए बैठा है। खुद को ना देख के हम दूसरों के ऊपर जजमेंट बड़ी आसानी से पास कर देते हैं, स्पेशली सोसाइटी में, या किसी भी मतलब दूसरे पर्सन को देख के कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने पढ़ाई नहीं करी इसीलिए फ़ेल हो गया, ये तो ऐसे काम में रहता है इसलिए फ़ेल हो गई। तो ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे सारे बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, फैमिली में। तो इन सारी जजमेंट्स को कैसे आपको हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे इनको हैंडल करना है। अगर आप इन सब चीज़ों से कोई भी क्वेश्चन है इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके पास, तो आप मेरे को लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि पॉजिटिविटी को कैसे लाएं अपनी ज़िंदगी में, इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी। इन सब चीज़ों पे मैं अपनी जो सेशंस हैं वो देती हूँ और मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करती हूँ। तो अब आपके पास कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को बता सकते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ पे जितने भी लोग मेरे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सबको, और आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस सेशन को भी शेयर कीजिए जितना हो सकता है। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो अगर उनके भी कुछ डाउट हैं डिप्रेशन से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने पूरा चर्चा करी डिप्रेशन के बारे में, और बहुत ही जल्द ज्योति मैम के साथ हम लोग लाइव सेशंस भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योति मैम गुड टच बैड टच की वर्कशॉप्स देती हैं बच्चों को, तो हम लोगों ने उसका भी अपना पोस्टर निकाला है। अगर आप में से किसी को भी वो वर्कशॉप्स करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आपका इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कैसे करना है, प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी है,
फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, या फिर इस सेशन के बारे में आपकी कोई भी टिप्पणी है तो वो भी आप बता सकते हैं मेरे को। और स्पेशली डिप्रेशन से रिलेटेड अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप वो भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सुभाष दादर जी थैंक यू सो मच। दलवीर सिंह जी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल कर सेशन देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहता है, कोई डाउट है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। रीड ऑल कमेंट्स निशा जी, काफ़ी लोगों ने सवाल किए हैं। मैम मेरे को यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं सीरियसली। अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस अगर दोबारा लिख सकते हैं तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं शो हो रहे हैं। मुझे क्वेश्चंस नहीं शो हो रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस डाले हैं। अगर हो सकता है तो प्लीज़ आप लोग उनको कॉपी पेस्ट करके दोबारा बता दीजिए क्या है, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आए हैं, बट मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि आपने क्वेश्चंस डाले हैं। तो if someone is under depression, how can he or she be sure that he is going through it? राजेश पाल जी का ही क्वेश्चन है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, और मैंने पहले भी ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं कि एंग्जाइटी फील होना, लो कंसंट्रेशन हो जाना, हमेशा एनर्जी का लो फील होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न सिम्टम्स जो है वो है कि सडनली वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाना। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का पता लगाने का। उसके बाद नींद नहीं आना, ये एक बहुत ही कॉमन है इंडिया में, और मतलब हमारे आसपास बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं डिप्रेशन का श्योरिटी देने की, और सबसे बड़ी श्योरिटी तो ये है कि आपको पता चल जाता है कि आप अपने काम में स्टक होके रह गए हैं, ज़िंदगी जीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है। और ये सबसे बड़ा अपने आप में हमें पता चल जाता है कि ओके हम डिप्रेशन में हैं या नहीं है। हम कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करने के लिए स्टेप ले ही नहीं पा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही काफ़ी सारे लोग जो मेरे पास आते हैं वो लोग ये सब चीज़ें बता रहे होते हैं कि सब अच्छा चल रहा है पर मज़ा नहीं आ रहा है, और उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीछे पास्ट से रिलेटेड होते हैं। जब वो सामने आते हैं तभी वो घबरा जाते हैं या डर में आ जाते हैं, उसके आगे कोई स्टेप ही नहीं ले रहे होते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ आप सच में डिप्रेशन में हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप श्योरिटी दे सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। उसके बाद आप में से जिन्होंने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, आप प्लीज़ उसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा लिख दीजिए, क्योंकि मुझे वो शो नहीं हुए हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। बेटर रहेगा कि आप एक बार और उन क्वेश्चंस को लिख दीजिए। ओके, सो ये आनंद एनजीओ जी ने ये रीपोस्ट करा है शायद प्रिया जी का क्वेश्चन। उन्होंने लिखा है, निशा मैम आई डोंट फील पॉजिटिव इवन आफ्टर ट्राइंग, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। सो अगर आप चीज़ें करके भी पॉजिटिव नहीं रह पा रहे तो आपको पहले पता लगाना है कि आप मतलब किसी चीज़ को लेके क्यों नेगेटिव फील कर रहे हैं और क्या क्या रीज़न्स हैं जो आप नेगेटिव इतना ज़्यादा फील करते जा रहे हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको ग्रेटिट्यूड नोट्स लिखने हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपको पॉजिटिव चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना है। डेली, एक दिन में नहीं, डेली कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड नोट्स लिखिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप नोट्स में कोई भी डायरी आप बना सकते हैं जिनके अंदर आप वो सारी चीज़ें लिखते चले जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि आप पॉजिटिविटी के रास्ते पे आ रहे हैं। और सबसे बेस्ट तो चीज़ है कि मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। और मेडिटेशन करने का कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, सिंपल डीप ब्रीदिंग करनी होती है फॉर 10 to 15 मिनट्स। आपको सिर्फ डीप ब्रीथ करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और अपनी ब्रीदिंग पे ही ध्यान देना है। तो यही सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेडिटेशन का। बहुत ही ईजीएस्ट वे है मेडिटेशन करने का।
और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो आई थिंक ये क्वेश्चन सेम है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप रीपोस्ट कर सकते हैं उसको। ओके, जो आनंद मतलब ज्योति मैम ने एक और क्वेश्चन रीपोस्ट करा है, वो है प्रीतम जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि मैम, आई एम सफरिंग फ्रॉम वेरी डीप डिप्रेशन, हाउ कैन आई ओवरकम दिस थिंग? सो सर, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम वेरी डीप डिप्रेशन एंड यू नो दिस थिंग, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो डिप्रेशन में है। तो अगर आप ये चीज़ पता लगा, अच्छी चीज़ है। और मैंने आपको जैसे कि थोड़ी देर पहले बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं कि आप कैसे उन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप उस चीज़ को किसी पेपर पे लिख दीजिए कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, कैसे कैसे क्या क्या थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, क्यों वो थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं, क्या रीज़न है उन थॉट्स का, उसको एक पेपर पे लिख दीजिए। फिर कोशिश करिए कि आप उनकी रूट कॉज तक जा सकें कि वो थॉट आपके माइंड में क्यों चल रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या क्या प्रॉब्लम है उन थॉट से रिलेटेड आपके पास, क्यों ऐसा सोच रहे हैं। फिर थोड़े टाइम के लिए उस थॉट को वहीं अलग रख दीजिए, पेपर पे निकाल दीजिए। उसके बाद कोशिश करिए कि आप प्रेजेंट में रहें, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रेजेंट में रहिए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करिए, फिज़िकल वर्कआउट करिए, हेल्दी खाइए। और या सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव बन के रहना है। और मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि ग्रैटिट्यूड नोट्स फॉलो कीजिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, और हो सके तो मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डिप्रेशन से बहुत ही जल्दी ओवरकम कर सकती है। और अगर आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत डीप डिप्रेशन में और आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आपको मेरी डिटेल्स चैनल पे मिल जाएंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन पोस्ट करा है मैम ने, अजीत जी का। मेरे क्लोज़ फ्रेंड ने डिप्रेशन में सुसाइड कर ली, जिसकी डेथ की वजह से मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो गई। व्हाट टू डू अवॉइड इट? ओके, तो ये जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था इस चीज़ के बारे में कि डिप्रेशन में आके बहुत लोग सुसाइड करते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब कि किसी पर्सन ने आके डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, और अगर आप उसके फ्रेंड है तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत देता है डेफिनेटली, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि एज अ फ्रेंड भी हम अपने फ्रेंड को नहीं रोक पाए, हम उसके साथ थे, तब भी उसने हमसे बातें शेयर नहीं करी, और क्यों ऐसा हो गया, क्या रीज़न हो गए उसके कि उसने एकदम से डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो चीज़ हो चुकी है पास्ट में, अब आप उसको किसी भी कीमत पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो पास्ट था और वो चला गया है। आप चाहकर भी अपने दोस्त को अब वापस तो नहीं ला सकते, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसका बर्डन भी आपके ऊपर नहीं है, मतलब आप अगर सेल्फ ब्लेम भी कर रहे हैं खुद को कि मैं उसके साथ नहीं रहा या ऐसा कुछ सीन, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं तो ये रीज़न हो सकता है। तो अगर आप सेल्फ ब्लेम भी कर रहे हैं तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है खुद को ठीक करने का, वो ये होता है कि आप सेल्फ वर्क कीजिए। मतलब अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में आके सब चीज़ें कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो खुद को ठीक नहीं करना चाह रहा। हम किसी भी प्रॉब्लम से तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम खुद को सच में ठीक करना चाहते हैं। हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, वो दवाई भी दे रहा है, और अगर उस दवाई को हम बस ऐसे ही खा रहे हैं, ठीक नहीं होना हमें, तो हम ठीक होंगे भी नहीं। तो सेल्फ वर्क करने से इंसान ठीक होता है। तो अगर उन्होंने डिप्रेशन में आके सुसाइड करी है तो उसका सेल्फ ब्लेम भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर्सन की जो प्रॉब्लम थी वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाया, और थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखाई उसने कि आकर थोड़ी सी बात करे या किसी से भी कंसल्टेशन ले, और सुसाइड कर ली। तो उसमें आपको सेल्फ ब्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि वो आपके फ्रेंड थे, आपको डेफिनेटली उनकी याद आती होगी, या फिर कुछ भी ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको उन सब चीज़ों के पास लाते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए वो याद आएगी, बट कोशिश कीजिए कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहिए। वो एक पास्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। एक पेपर पे लिखकर जो भी आपको उस चीज़ के बारे में फ़ील हो रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी फील हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, उस पेपर पे लिख दीजिए। रोना आ रहा है, रो दीजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद उस पेपर को उठा के फेंक दीजिए। और ये सोच के लिखिए कि मैं इस चीज़ के बारे में आज एक आखिरी बार सोच रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी इस चीज़ के बारे में सोचूंगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट था, और पास्ट के बारे में बार बार सोच के कोई फ़ायदा नहीं है किसी को भी। तो बस उस पेपर पे उसको लिख दीजिए और निकाल के फेंक दीजिए। बस सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखनी है कि वो लास्ट टाइम आप लिख रहे हो, उसके बाद अपने फ्यूचर में, अपनी लाइफ में कभी भी आप उस इंसिडेंट के बारे में नहीं सोचोगे कि उसने क्यों सुसाइड करी, क्या रीज़न था उसके सुसाइड करने का।
एक तो आपको ये काम करना है कि उसको पेपर पे लिख के हटा दीजिए अपने दिमाग से, और उसके बाद आपको सेल्फ वर्क करना है। जैसे मैंने बताया, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट में रहिए, अपने आप को बिज़ी रखिए अपने काम में, सबसे बड़ी चीज़। और जो चीज़ आज है, जो चीज़ गई वो गई, अब जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया, इतने सारे सिम्टम्स आपको बताए हैं, ध्यान रखिए कि आपके आसपास जो बाकी के दोस्त हैं, आपके आसपास जो और लोग हैं, वो इन सब चीज़ों से ना गुजरें। आप उनकी मदद के लिए हमेशा मतलब अवेलेबल रहिए। अगर आपको पता लग रहा है कि वो उन सब चीज़ों से है, मतलब ऐसा कोई चीज़ उनके साथ हो रही है, तो आप कोशिश करिए कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, कर पाएँ। और प्रेजेंट में रहिए, सबसे बड़ी चीज़। अपने काम में अपने आप को बिज़ी रखिए, फिज़िकल वर्कआउट कीजिए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। और जब भी आपको एंग्जाइटी फ़ील हो रही है, जब भी क्योंकि ये जब एंग्जाइटी जो फ़ील होती है वो अचानक से होती है, और बस ऐसा होता चला जाता है इंसान के साथ कि वो प्रॉब्लम में मतलब इतना ज़्यादा आ जाता है। तो जब भी आपको एंग्जाइटी फ़ील हो रही है तो आपको एक काम करना है तुरंत ही, क्योंकि इतना तो पता चल ही जाता है, आपको तुरंत बैठ के डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करनी है, कम से कम 15 to 20 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कीजिए तुरंत बैठ के, ताकि आप तुरंत ही उस चीज़ से बाहर आ सकें, प्रेजेंट में आ सकें। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली एंग्जाइटी अगर किसी पर्सन को हो रही है तो उसको डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति भी बहुत अच्छा है तुरंत एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए। तो इस तरह से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी के क्वेश्चंस नहीं शो हुए थे या कमेंट्स नहीं आए थे, तो आप उनको दोबारा पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट कि मुझे पता चल जाए। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंसल्टेशन लेना, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई सेशन कराना चाहते हैं तो आप ज्योति मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग, मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग इन सब टॉपिक्स पे सेशन करेंगे जैसे ही अनलॉक हो जाता है, तो आप आके हमसे बात कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, अपने पेज पे मिल जाएंगी। यहाँ पर आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को डायरेक्ट मेल पे लिख के भेज सकते हैं, और वो चीज़ें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। भवनेश राजपूत, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख के बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ज्योति मैम, थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर आई थिंक इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। और आगे के लिए आप, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि और टॉपिक्स पे बातचीत करी जाए, और सेशन तो डेफिनेटली हम करेंगे ही। और उसके अलावा अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो जो मेरी मेल आईडी है वो आपको चैनल पे लिंक में मिल जाएगी, वहाँ पर आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि इट इज़ viralwisdom909@gmail.com, VIRALWISDOM viralwisdom909@gmail.com। आप मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। और जिन्होंने भी सेशन को पूरा देखा है, और जिन्होंने भी अपने डाउट्स लिखे हैं, उनको अगर थोड़ी सी भी हेल्प ली है तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी, और हो सके तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी, जो भी मैंने बताया था, वो मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। और जैसे कि भी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा कि किसी के फ्रेंड ने उन आके डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली, तो ऐसी चीज़ें कम हो सकें, जितना कम हो सके उतना बेटर है। तो इसलिए एक छोटा सा शेयर आपका बनता है किसी की हेल्प के लिए, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति मैम, मेरे को ये चांस देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।